Audio Jungle. नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों पहला मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। पहला मेथड जिसका नाम है बच्चों वैल्यू एडेड मेथड। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, एक वैल्यू एडेड मेथड, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम वैल्यू एडेड मेथड आखिर पढ़ते क्यों हैं। आखिर पढ़ते क्यों हैं? देखिए, वैल्यू एडेड मेथड जो है बच्चों, वो वैल्यू एडिशन से आया है। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उसे आप बेचने से पहले अपने पास से कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसान ने 1000 रुपए के, आजकल टमाटर बहुत चर्चा में है बच्चों, टोमेटो 1000 रुपए के टमाटर बेचे। तो अब जब उसने 1000 रुपए के टमाटर उगाए, तो मान लीजिए कि इसमें इसके 200 रुपए के बीज लगे होंगे, सीड्स। तो कायदे से उसने 800 रुपए का ही तो वैल्यू एडिशन किया अपने पास से, क्योंकि 200 तो उसके जेब से ही लग गया था। यस और नो? वैसे ही बच्चों, आप एक कपड़ा खरीद के लाते हैं 1000 रुपए में, इसमें 500 और खर्च करते हैं, तो 1500 में ये एक शर्ट बन जाती है। और फिर आप इसमें 200 रुपया प्रॉफिट भी लगाते हैं और 1700 रुपए में इसको बाजार में बेचते हैं। तो 500 का तो आपने वैल्यू एडिशन अपने जेब से किया और 200 रुपया प्रॉफिट के माध्यम से किया। तो आपने वैल्यू एडिशन कितने की करी बच्चों? 700 रुपए की। तो ये इसी वैल्यू एडिशन के आधार पर बेस्ड एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों वैल्यू एडेड मेथड। अब देखिए, वैल्यू एडेड मेथड के ही अलग अलग नाम हैं। वैल्यू एडेड मेथड को ही हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड, या फिर बच्चों इसी मेथड को बोलते हैं इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, या फिर इसी मेथड का एक और नाम है बच्चों नेट आउटपुट मेथड। नेट आउटपुट मेथड, जिसमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है बच्चों, वो है वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड। लेकिन अनडाउटेडली इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। तो इसके 4 नाम हो गए बच्चों, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। अब क्योंकि बच्चों ये वैल्यू एडिशन के आधार पे है, और वैल्यू एडिशन किस चीज में होता है, तो आप कहोगे सर वैल्यू एडिशन गुड्स पे होता है। अब देखिए, गुड्स जो है 2 तरह के हैं, आपको पहली क्लास में बताया था, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब यदि मैं कहता हूं बच्चों कि चाय एक फाइनल गुड है, फाइनल गुड का मतलब वो गुड जो रेडी टू सेल है, या फिर वो गुड जो रेडी टू परचेज है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो रेडी टू परचेज हो गया फाइनल गुड, और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो रेडी टू सेल जो गुड्स है, जिसकी प्रोडक्शन हो करके रेडी है, वो फाइनल गुड है। अब चाय बनाने में बच्चों लगा है दूध यानी कि मिल्क, चाय पत्ती लगी है बच्चों टी लीव्स, शुगर लगा है यानी कि चीनी, अदरक लगा है बच्चों, इलायची लगी है,
एटसेट्रा एटसेट्रा। आजकल तो ना जाने लोग क्या क्या डालते रहते हैं चाय में। अब देखिए, चाय जो आप बेच रहे हैं वो आप 20 रुपए में बेच रहे हैं, और ये सभी चीजों का कॉस्ट आपके जेब से 10 रुपया लगा, तो वैल्यू एडिशन तो 10 की ही हुई ना। अब देखिए, ये इंटरमीडिएट गुड हुए, वो गुड जो फाइनल गुड को बनाने में हमारी मदद करे उन्हें हम बोलते हैं बच्चों इंटरमीडिएट गुड। तो ये वही इंटरमीडिएट गुड है जिन्होंने फाइनल गुड चाय बनाने में हमारी मदद करी। लेकिन देखिए, समस्या ये है, जो चाय बेच रहा है उसके लिए चाय फाइनल गुड है, लेकिन जो मिल्क बेच रहा है उसके लिए मिल्क फाइनल गुड है, जो चीनी बेच रहा है उसके लिए चीनी फाइनल गुड है, जो अदरक बेच रहा है उसके लिए अदरक फाइनल गुड है। अब आ गई ना समस्या। तो किस गुड को हम इंटरमीडिएट गुड माने और किस गुड को हम फाइनल गुड माने, ये समस्या है। जैसे कि चाय वाले से पूछा गया कि भाई कितनी सेल करी, क्योंकि चाय वाला जो बताएगा, जो वैल्यू एडिशन बताएगा, वही नेशनल इनकम में जाएगा। अब देखो, अगर चाय वाला ये बोल देता है कि 20 का एडिशन किया, तो देखो 2 बार काउंट हो जाएगा। एक बार इन सब की वैल्यू चाय में काउंट हो गई, और एक बार जब मिल्क खरीदा होगा तब काउंट हुई होगी, जब चीनी खरीदी होगी तब काउंट हुई होगी। तो समझदारी क्या है भाई, 10 एक्स्ट्रा कमाया, 10 तो पहले ही नेशनल इनकम में क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, तो मेरे पास से तो 10 ही ऐड हुआ ना। तो देखिए दिक्कत क्या होती है, एक ही गुड 2 बार काउंट हो जाता है, तो डबल काउंटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम गलत आता है। भाई आप दूध खरीद करके लाए, तो दूध वाले ने सरकार को बता दिया ना, मिल्क मैन ने सरकार को बता दिया कि मैंने इतने का मिल्क बेचा है, तो वो तो नेशनल इनकम में ऐड हो चुका है। मान लीजिए 10 रुपए का दूध किसी मिल्कमैन ने बेचा, तो उसने गवर्नमेंट को बता दिया कि 10 रुपए का दूध बेचा, वो नेशनल इनकम में ऐड हो गया। अब इस दूध में 5 रुपया और लगाया तो चाय बन जाती है 15 रुपए की। अब चाय वाला बोलता है जी 15 रुपए का बेचा, तो यदि 15 रुपए आप नेशनल इनकम में डालते हो, तो ये जो 10 रुपया ऑलरेडी उस दूध वाले ने ऐड करा दिया, वो तो फिर इसमें ऐड हो गया। तो कायदे से आपको सिर्फ 5 का वैल्यू एडिशन ऐड करना है ना। तो कंफ्यूजन ऑफ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड की वजह से, क्योंकि कोई गुड किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है और कोई गुड किसी के लिए फाइनल हो सकता है, तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए, क्योंकि एक ही वस्तु मल्टीपल टाइम्स यदि काउंट होते चली जाएगी तो करेक्ट नेशनल इनकम कभी निकल के आएगा ही नहीं, करेक्ट वैल्यू एडिशन बच्चों कभी निकल करके आएगा ही नहीं। तो वैल्यू एडेड मेथड हम पढ़ते ही हैं इसीलिए, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंट। कहीं नेशनल इनकम में चीजें 2-2 बार काउंट ना हो जाए, इसी समस्या से ओवरकम करने के लिए हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ते। आइए देखिए, यहां पर है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, आपको डबल काउंटिंग की समस्या क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले ट्रांजैक्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट और वैल्यू एडेड। देखिए, ए ने बी को बेचा, ए सेल्स टू बी, और ये देखिए ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहां से शुरुआत हुई। ए ने बी को बेचा 1000 में, तो भाई बी ने अपने तरफ से अभी कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया है, तो 1000 खरीदा, 1000 बता रहा है। लेकिन जैसे ही बी सी को बेच रहा है, भाई 1000 का खरीदा, 1000 का ही बेच देगा तो कमाएगा क्या। लेकिन बी जब सी को बेच रहा है तो 1500 का बेच रहा है। अब देखो 1000 का खरीद के लाया था, तो 1000 की वैल्यू ऑलरेडी यहां पर एडेड है कि नहीं, ऑलरेडी एडेड है। अब इसने 1500 में बेचा, तो इसने अपने तरफ से कितना एडिशन किया, अपने तरफ से कितना एडिशन किया बच्चों, सिर्फ 500 का, क्योंकि इसके इनपुट कितना लग चुका है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट इसका 1000 है, तो एडिशन इसने कितना किया, 500 का। अब देखो सी जो है डी को बेच रहा है 2200 में, खरीदा कितने में था, 1500 में, तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ बच्चों, 700 का। उसी तरह बच्चों डी अब फाइनली कंज्यूमर्स को बेच रहा है 3500 रुपए में,
2200 का खरीद के लाया है, तो वैल्यू एडिशन कितने का किया? 1300 का। तो ये सभी को आप ऐड कर दीजिए तो नेट वैल्यू एडिशन या टोटल वैल्यू एडिशन कितने का निकल करके आता है? 3500 का निकल करके आता है। मैं एक बार और आपको समझाता हूं, हो सकता है कई बच्चों के दिमाग से एकदम से निकल गया हो कि ये क्या चीज बता दी। एक बार और बताता हूं। देखिए, जब भी किसी भी गुड का एक ओरिजिन होता है, जैसे टमाटर फार्म से निकला, तो अब फार्म से निकलने के बाद वो सॉस में कन्वर्ट होगा ना, डायरेक्टली सॉस तो निकलेगा नहीं। तो फार्म से जब टमाटर निकल रहा है तो वो हो गया ओरिजिन। तो उसी तरह कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्ट की ओरिजिन होती है। अब देखिए, इसको मान लीजिए हम ऐसे समझते हैं, गेहूं से स्टार्ट करते हैं बच्चों, वीट से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम इस वीट का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। देखिए, ए अपने खेतों में गेहूं उगाता है, वीट, और बी को कितने में बेच देता है? 1000 में। तो 1000 का बच्चों देश में वैल्यू एडिशन हो गया, 1000 का गेहूं खरीद लिया गया। अब बी देखिए 1000 में गेहूं खरीद के लाया है, तो भाई गेहूं ही तो इसको आगे नहीं बेचना होगा, वो गेहूं को कन्वर्ट कर देगा आटे में। इसमें कन्वर्ट कर देगा फ्लावर में, आटे में। तो उसको आटे में ऐसे ही तो नहीं कन्वर्ट कर देगा ना, आटे में कन्वर्ट करने का कॉस्ट आएगा। तो देखिए, 1000 में लाया था, 1500 में बेच रहा है, यानी 1000 रुपए में तो ये खुद लाया था ना, 1000 रुपए तो इसके जेब से लगा हुआ है, वैल्यू ऑफ इनपुट तो इसके जेब से लगा है। तो इसने कितना एक्स्ट्रा कमा लिया? 500। यानी इसकी तरफ से कितना वैल्यू एडिशन हुआ? 500, क्योंकि 1000 में ये लाया था तो 1000 पे करके आ चुका है ना, तो 1000 का वैल्यू एडिशन तो ए ऑलरेडी करवा चुका है। इन्होंने अपनी तरफ से कितना वैल्यू एडिशन किया? 500, और इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया आटे में। ठीक है, उसके बाद अब सी क्या कर रहा है? ब्रेड बनाने वाली कंपनियों को आटा बेच रहा है। ब्रेड बनाने वाली कंपनियों को आटा बेच रहा है। गेहूं से इसने आटा बना दिया, तो आटा बनाने में तो इसी का 500 लग गया ना, 1500 लग गया। तो 1500 से ज्यादा में बेचेगा, तो आटे में कन्वर्ट करके कितने में बेच रहा है? 2200 रुपए में। 2200 रुपए में बेच रहा है, 1500 तो इसी के जेब से लगा, तो कमाया कितना? 700। वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 700 का। फिर डी जो है ब्रेड बना करके कंज्यूमर्स को बेच रहा है, तो जब डी ब्रेड बना के कंज्यूमर्स को बेच रहा है तो 3500 का बेच रहा है, क्योंकि 2200 का तो खुद खरीद के लाया था। यानी कि कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है बच्चों? 1300 का वैल्यू एडिशन हो रहा है। यानी ए ने 1000 का वैल्यू एडिशन कराया, बी ने 500 का वैल्यू एडिशन कराया, सी ने 700 का वैल्यू एडिशन कराया, डी ने 1300 का वैल्यू एडिशन कराया। तो सब मिलाकर के कितना वैल्यू एडिशन हुआ? 3500। तो इससे क्या हुआ? एक वस्तु एक बार ही काउंट हुई। लेकिन अगर ऐसे आप सोचते तो देखिए कितना गड़बड़ हो जाता ना। 1000 ए ऐड करवा देता, बी कहता 1500 मेरे भी ऐड कर दो, सी कहता 2200 मेरे भी ऐड कर दो, डी कहता 3500 मेरे भी ऐड कर दो। तो ऐसे तो भाई गड़बड़ हो जाती। 5 to 7 5 12 कैरी 1 4 to 6, ये तो इतना आ जाता। पर इतने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो दो दो बार एक ही चीज काउंट हो गई। सिर्फ इतना ही तो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हुआ है। एक बार आप खुद इसको पढ़िए 2 मिनट का समय लेकर के।
चलिए, होपफुली आपने पढ़ा होगा और समझ लिया होगा। तो इसी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को बच्चों अवॉइड करने के लिए हम लोग वैल्यू एडेड मेथड पढ़ते हैं। चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा इसका। अब आइए वैल्यू एडेड मेथड के फाइनली हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, वैल्यू एडेड मेथड सबसे मुश्किल माना जाता है, इनकम मेथड उससे कम मुश्किल माना जाता है, और एक्सपेंडिचर मेथड सबसे कम मुश्किल माना जाता है। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड मुश्किल कहने का ये मतलब नहीं कि बड़ा भयानक है। याद करने वाली चीजें से मतलब दिमाग में रखने वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा है वैल्यू एडेड मेथड में, उससे कम दिमाग में रखने वाली चीजें जो है वो है इनकम मेथड में, और एक्सपेंडिचर मेथड में तो बस 3-4 चीजें दिमाग में रख लो, सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड का। देखिए, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, मजा आ जाएगा पढ़ के, आराम से सुनते चलो। वैल्यू एडेड मेथड जब हम पढ़ते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट यानी कि फाइनल गुड, माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया चाय, और वैल्यू ऑफ इनपुट जैसे चाय बेचा 20 रुपए का, 10 रुपए का लगाया था रॉ मटेरियल, तो नेट वैल्यू एडिशन 10 हो गया। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं, है ना। तो देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस कर देते हैं तो आपका निकल के चला आता है बच्चों जीडीपी एमपी। अब जब आपका जीडीपी एमपी निकल करके चला आए और आपको एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम निकालना है, तो आप इन दोनों को बैलेंस कर लीजिए, प्लस माइनस डेप्रेसिएशन, क्रॉस माइनस डेप्रेसिएशन, प्लस एनएफवाईए एंड माइनस एनआईटी। कितना आसान है ना बच्चों। क्या आप जाएंगे न्यूमेरिकल करने और क्वेश्चन में लिखा आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ इनपुट, आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट माइनस कर देंगे, आपका जीडीपी एमपी निकल जाएगा, फिर आप बैलेंस कर देंगे, है ना। कितना आसान है ये सब। बेटा देखो, जीवन की डगर इतनी आसान नहीं होती। हम कान ऐसे भी पकड़ सकते हैं पर किस्मत हमारी कान यूं पकड़ती है। तो इतनी आसान नहीं है जीवन की डगर कि आपको एज इट इज एग्जाम में आ जाएगा। आ जाए तो आप अपने आप को पृथ्वी पे सबसे लकी लोगों में से एक मानिएगा। खैर चलिए, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है क्वेश्चन में तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तक पहुंचने का मार्ग बता दीजिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट तक पहुंचने का रास्ता बता दीजिए। कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपको लेना है सेल्स, जितनी भी सेल्स दी है वो सारी सेल्स आपको ले लेनी है। सेल्स में आपको ऐड करना है बच्चों चेंज इन स्टॉक। डेल्टा का जो साइन देते हैं इसका मतलब होता है चेंज। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे तो चेंज इन स्टॉक निकल जाता है। इसमें एक और चीज ऐड होती है जो कई बच्चों को नहीं मालूम होती या वो छोड़ के चले जाते हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा। अभी एक एक करके बताऊंगा, सेल्स क्या है, चेंज इन स्टॉक क्या है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या है, सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है सेल्स दिया हो चेंज इन स्टॉक ना दिया हो, तो जो नहीं दिया है उसको जीरो मान लेंगे, जो दिया है केवल उसको ऐड कर लेंगे। भाई झगड़ा मत करने लगना कि सर आपने तो बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन तीनों चाहिए, लेकिन हमारे को तो क्वेश्चन में ही एक दिया हुआ है, खाली सेल्स देकर छोड़ा है। तो भाई जो दिया है उसको लो और जीवन में आगे बढ़ो। खाली चेंज इन स्टॉक दिया है तो खाली चेंज इन स्टॉक ले लो, जीवन में आगे बढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैल्यू ऑफ इनपुट यदि आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सम टोटल ऑफ ऑल परचेज ले लीजिए।
जितने भी परचेज है उनको टोटल कर लीजिए, ये समेशन का साइन दिया ना मैंने, बस एक चीज छोड़ दीजिएगा, मशीन, एक्सेप्ट मशीनरी, मशीनरी छोड़ करके बाकी सारी चीजें ले लीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा जीडीपीएमपी। अब इसी को बच्चों जीडीपीएमपी भी बोलते हैं या जीबीएएमपी भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है एनएनपीएफसी निकाल दो, एनडीपीएमपी निकाल दो, मतलब कुछ डीएन वाला मामला जो है वो दिया है, तो हम इसको जीडीपीएमपी मान लेंगे। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं हमें एनबीएएफसी निकाल दो, एनएनपीएफसी मत निकालो, एनबीएएफसी निकाल दो, तो आप ठीक जीडीपीएमपी को जीबीएएमपी मान लेना और इन दोनों को आपस में बराबर कर देना। तो नेट ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, एमपीएफसी माइनस एनआईटी, कहानी खत्म। यानी कि आपको इस मेथड से सबसे पहले जीडीपीएमपी या फिर जीबीएएमपी कैलकुलेट करना है और उसके बाद जो भी आगे कैलकुलेट करने को बोले वो कैलकुलेट कर दीजिएगा। है ना आसान, बिल्कुल लड्डू गोपाल है कि नहीं, एकदम आसान है कि नहीं। एक बार 2 मिनट समय लेके आप खुद से पढ़िए इसको, अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, घबराना नहीं है बिल्कुल। चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। अब आइए एक एक करके और समझते हैं। जैसे देखो मैंने बोला कि वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक यानी कि बच्चों क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यही बताया। अब आइए इसको तोड़ करके एक एक करके समझते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया तब तो जीवन आसान हो गया, लेकिन नहीं दिया। अब सबसे पहले सेल्स के ऊपर समझते हैं। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स देने का मतलब उसमें सारी की सारी सेल्स आ गई, आपको और कोई सेल्स लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए सेल्स में ऐसे दे दिया, एक लिखा हुआ आ गया एक्सपोर्ट, एक लिखा आ गया इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, विदेश में बेचना, विदेश में बेचना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, विदेशों से खरीदना। तो जैसे मान लीजिए दिया ऐसे, सेल्स 5000, दूसरा दिया एक्सपोर्ट 3000। अब देखो सेल्स दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, सेल्स दे दिया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि भाई इसमें एक्सपोर्ट की भी वैल्यू होगी, क्योंकि सेल मतलब ऑल सेल ना। लेकिन अगर सिर्फ एक्सपोर्ट दिया है, जैसे ऐसे देता है, ऐसे देता है, लिखता है डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स पहला, और दूसरा लिख देता है एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स 5000, एक्सपोर्ट 3000। अब देखिए डोमेस्टिक सेल वो सेल है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक सेल वो सेल है बच्चों जो भारत के अंदर सेल हुआ है, और एक्सपोर्ट वो सेल है जो भारत के बाहर सेल हुआ है। भाई
अंदर वाला बाहर वाला दोनों सेल ऐड करोगे तब तो टोटल सेल आएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, 5,000 को भी और 3,000 को भी, 8,000 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। लेकिन तीसरा पॉइंट एक और दिया है, मान लो सेल्स 10,000। अब जैसे ही सेल्स 10,000 दे दिया, यानी अब इसका भी खेल खत्म, इसका भी, ये दिया है फिर भी नहीं लेना है, क्योंकि सेल्स 10,000 देने का मतलब है कि डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों की वैल्यू इसमें है। लेकिन यदि ये नहीं दिया है तो सेल्स भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो बोलता है डोमेस्टिक सेल्स 5,000, यानी भारत के अंदर मैंने 5,000 का बेचा। मैं एक मोबाइल कंपनी हूं, मैंने भारत में अपना मोबाइल बेचा 5,000 और विदेशों में अपना मोबाइल बेचा 3,000। 5 3 8,000 का मेरा टोटल सेल आता है और मुझे सेल चाहिए। चलो सेल का मामला क्लियर, सेल का मामला क्लियर। चलिए अब आइए हम बात करते हैं चेंज इन स्टॉक पे। अब चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए मैं करूंगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो मेरा चेंज इन स्टॉक निकल के आ जाएगा। लेकिन यदि दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, और दिया हुआ है डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, तो आप डायरेक्टली माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस करेंगे। या सिंपली लिख करके दे दिया है बच्चों इंक्रीज इन स्टॉक, तो आप डायरेक्टली प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। अगर क्लोजिंग और ओपनिंग दिया है तब तो आप यही नियम लगाओगे, चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लेकिन दोनों नहीं दिया है, देता है डिक्रीज इन स्टॉक, तो आप डायरेक्टली माइनस करोगे। यहाँ प्लस जो दिया ना, इसके बदले आप क्या करोगे, माइनस करोगे। इंक्रीज इन स्टॉक देता है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ये तो हुआ बच्चों चेंज इन स्टॉक का खेल। अब देखिए प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है। भाई मेरे आम का बगीचा है, बहुत आसान है समझना इसको। मेरे आम का बगीचा है और उसमें 50,000 रुपए के आम उगे, 50,000 रुपए के आम उसमें निकले। लेकिन वो मैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार मिलके खा गए, कुछ भी नहीं बिक पाया। लेकिन वैल्यू एडिशन तो हुआ, इकोनॉमी में आम तो आया। तो देश इसको इस नजरिए से देखता है कि वैल्यू एडिशन तो हुआ ना, भले बिका कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। तो इवन आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी कुछ उगाते हैं। आपने अपने खेतों में 100 किलो आलू उगा लिया, अब आप खाते रहते हो, चावल उगा लिया, गन्ना उगा लिया। तो इवन आप वो प्रोडक्शन जो आप अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं उसको भी हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स क्या है, चेंज इन स्टॉक क्या है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसी में से हम माइनस करते हैं बच्चों किस चीज को, वैल्यू ऑफ इनपुट को। तो वैल्यू ऑफ इनपुट मैंने क्या बताया, सम टोटल ऑफ ऑल परचेज एक्सेप्ट मशीन। अब सबसे पहले समझो वैल्यू ऑफ इनपुट कुछ नहीं है, ये है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और कुछ नहीं, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इनपुट लिखा हुआ आता है तब तो कोई भी परचेज हमें देखने की जरूरत नहीं, मशीन से हमें कोई मतलब नहीं। तो वैल्यू ऑफ इनपुट के और भी नाम है, इसको वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं, या फिर इसी को इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट, या इसी को बच्चों इंटरमीडिएट परचेज भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट परचेज। तो अगर ये सब लिखा हुआ दिया है, वैल्यू ऑफ इनपुट दे दिया तो सीधा ले लो, सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया ले लो, सीधा इंटरमीडिएट कॉस्ट दे दिया ले लो, सीधा इंटरमीडिएट परचेज दे दिया ले लो। लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं दिया है तो परचेज निकालना पड़ेगा। तो परचेज निकालने के लिए देखना कितने का परचेज हुआ है। तो देखिए परचेज भी इसी तरह दो तरीके का, एक होगा डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक परचेज, और एक होगा इंपोर्ट, एक होगा इंपोर्ट।
अब यदि क्वेश्चन में बच्चों डायरेक्टली परचेज दिया है तो परचेज लिखने का मतलब क्या है, जितने भी प्रकार की परचेज हैं तो सारी आ गई। दिक्कत तो तब है बच्चों जब डोमेस्टिक परचेज दिया है, तो डोमेस्टिक परचेज का मतलब क्या हुआ है, वो परचेज जो भारत के अंदर की गई है। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, परचेज फ्रॉम आउटसाइड, परचेज फ्रॉम अब्रॉड। ये वो परचेज है जो विदेशों से की गई है। तो घरेलू परचेज यानी कि भारत के अंदर की परचेज और विदेशों की परचेज, जब आप दोनों परचेज को लेंगे तो आपके पास टोटल परचेज आ जाएगा। मशीन हमारे को लेना ही नहीं है। क्वेश्चन में मशीन दिया है तो भी मत ले लेना, समझ आई बात। लेकिन अगर मान लो परचेज भी देता है, डोमेस्टिक परचेज भी देता है और परचेज फ्रॉम अब्रॉड भी देता है, तो केवल ये लोगे, ये दोनों दिया भी है तो नहीं लेना है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात बच्चों। तो ये पूरे के पूरे वैल्यू एडेड मेथड को हमने खोल खोल के पार्ट पार्ट करके पढ़ लिया है। ठीक है, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से करेंगे। एक बार हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। चलो यहीं पे कंक्लूड कर देता हूं। अब जब भी मैं क्वेश्चन करूं तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि सर हम लेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इनपुट दिया हुआ है तो वेल एंड गुड। लेकिन हो सकता, शुरुआत देखो करोगे वैल्यू ऑफ इनपुट से, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इनपुट दिया हो। तो यदि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इनपुट दिया है तो आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यकीन मानिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा जिसमें वैल्यू ऑफ इनपुट होगा, अदरवाइज नहीं रहता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इनपुट, सॉरी हम पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखेंगे ना यार, क्या लिख रहा हूं मैं, माफी चाहूंगा बच्चों। वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि हम सबसे पहले ढूंढना शुरू करेंगे सेल्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या ढूंढेंगे बच्चों, सेल्स। जब हम एक बार सेल्स मिल जाएगा तब हम पता करना शुरू करेंगे कि क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी दिया है क्या। जब हमें डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक मिल गया, मतलब लिखा हुआ है चेंज इन स्टॉक 50, चेंज इन स्टॉक 100, चेंज इन स्टॉक -100, 50, कुछ भी, तो हमें ना क्लोजिंग स्टॉक देखने की जरूरत है, ना ओपनिंग स्टॉक देखने की जरूरत है, ना डिक्रीज इन स्टॉक, ना इंक्रीज इन स्टॉक, कुछ भी नहीं। क्योंकि हमें चाहिए तो चेंज इन स्टॉक ना, लेकिन चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है। तो हम ढूंढना शुरू करेंगे कि क्या क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्या ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो चेंज इन स्टॉक निकल के आ जाएगा। और फिर हम इसमें तीसरी चीज ऐड करेंगे, प्रोडक्शन और सेल्फ कंजम्पशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि केवल सेल्स की वैल्यू दी हुई है, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया है। जनरली देखो यही दोनों मिलेंगे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कभी कभी किसी क्वेश्चन में दिखाई देता है। तो यदि बच्चों सेल्स दिया है, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया है, तो दिल पे नहीं लेना है, जाने देना है, कोई बात नहीं। सिर्फ सेल्स दिया है, सिर्फ सेल्स मान लेंगे। सिर्फ चेंज इन स्टॉक दिया है, सिर्फ चेंज इन स्टॉक मान लेंगे। यानी जो दिया है उसे मान लेंगे, बाकी सब जीरो। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, इसमें से माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ इनपुट को। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसी के और भी नाम है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट परचेज। तो अब हम दूसरा काम इसे ढूंढने का स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमें क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इनपुट मिल गया, बड़ी अच्छी बात है, सीधा माइनस कर देंगे। अगर वैल्यू ऑफ इनपुट नहीं मिला तो देखेंगे क्या कोई वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट दी है, हाँ दी है, तो बड़ी अच्छी बात है। इंटरमीडिएट परचेज दिया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ भी नहीं दिया, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम परचेज ढूंढना स्टार्ट करेंगे। परचेज ढूंढने के लिए हम सम टोटल ऑफ ऑल परचेज लेंगे, और कौन से परचेज नहीं लेंगे, एक्सेप्ट मशीनरी, भाई मशीनरी नहीं लेंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एमपी निकल के आ जाएगा। और मान लीजिए बोला कि कैलकुलेट
NNPFC। देखिए कैसे निकल जाता है, आप यहाँ पे लिख दीजिए NNPFC, और GDPMP हमारा निकल के आ चुका है, यहाँ लिख दीजिए GDPMP। क्रॉस में से डेप्रेसिएशन माइनस कर दीजिए, डोमेस्टिक में NFY ये ऐड कर दीजिए, और MP में से NIT माइनस कर दीजिए, हो गया बराबर। लेकिन बोलता है नहीं, कैलकुलेट NNPFC नहीं बोला, बोला कैलकुलेट NVAFC। तो कोई बात नहीं, अब इसी GDPMP को EVAMP मान लो और यहाँ लिख दो EVAMP इज इक्वल टू NVAFC। तो ये नेट है, तो प्लस कर दो डेप्रेसिएशन, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद MP है, इधर FC है, प्लस कर दो। ये लो भाई, पूरा का पूरा वैल्यू एडेड मेथड आपके सामने रख दिया गया है, और इसके अब क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास से इसके न्यूमेरिकल का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, और जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं सभी प्रकार के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो 50 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।